होता है। मैं यूनिट 3 के इस पे आता हूँ। यहाँ पे किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। यहाँ पे किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। क्लियर है? चलो मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ। किसी का अगर कोई डाउट है? हाँ देखो, यूनिट 3 के लिए ना, ओके एक बार नोट कीजिए। यूनिट 3 में मैं आपको बोलता हूँ, मैं अंडरलाइन करता हूँ, उन चीजों पे ध्यान दीजिए। एक है डोमेन नेम क्या है, एक है साइबर स्क्वाटर क्या है, एक है मीटा टैगिंग क्या है, एक है वन सेकेंड ये हाइपरलिंकिंग क्या है, एक है फ्रेमिंग क्या है, एक है डाउनलोडिंग क्या है। ओके, आपको कॉपीराइट मैंने एक्सप्लेन किया है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है ये। अच्छा, ये एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइसेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज असाइनमेंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइसेंस। इन दोनों में फर्क क्या है? जब मैं अपना घर किसी को भाड़े पे देता हूँ तो मैं लाइसेंस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को, मतलब मैं उसको ओनरशिप नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कुछ दिनों के लिए आप यूज कीजिए। लाइसेंसिंग इज लाइक अ भाड़े पे घर देना। असाइनमेंट क्या होता है? आप अपनी ओनरशिप हमेशा के लिए दे रहे हो। मैंने एक बुक लिखी है, मैं अपना कॉपीराइट हमेशा के लिए दे रहा हूँ, आई एम असाइनिंग माई कॉपीराइट। मैंने एक बुक लिखी है, मैं उसका कॉपीराइट लाइसेंस कर रहा हूँ, मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिखी है, मैंने टेकमैक्स को बोला चलो आप अपने इसमें ये पब्लिश करो, तो मैंने अपना वर्क कॉपीराइट उसको दिया गया है, लाइसेंस दिया, मतलब वो बुक्स बेचेगा और जो भी हर बुक पे थोड़ा पैसा रहेगा वो मुझे देगा। मैंने उसको लाइसेंस किया है, मेरा कॉपीराइट। यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज पूछो। ये क्लियर है? और कोई डाउट है प्लीज पूछो। सर, बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल ऑन इंटरनेट मीनिंग क्या है सर? क्वेश्चन था। वन सेकेंड, कैन यू टेल मी द लाइन नंबर? अच्छा हाँ, बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल ऑन इंटरनेट ना, उसका हाँ। लॉजिक ये है, उसका लॉजिक ये है कि देखो आज प्रॉब्लम क्या है कि आप इंटरनेट पे किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। आज इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्राइवेसी किसी की भी इन्वेड होती है। तो उधर क्या है, फ्रीडम का इशू कैसे बताता हूँ। और बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल मतलब इंटरनेट पे सबको फ्रीडम, तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आज मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ चलो, ये अभी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सुशांत सिंह वाला। अभी सुशांत सिंह के केस में जिन जिन्होंने भी कुछ बोला है, तो इंटरनेट पे उनके अगेंस्ट कुछ भी बोला जाएगा तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। रीजन, इंटरनेट पे क्या है, सबको फ्रीडम है। कोई भी अपने ब्लॉग पे कुछ लिख सकता है, कोई भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कुछ लिख सकता है। पॉइंट ये होता है, इंटरनेट पे क्या है, फ्रीडम काफी है तो उसका कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए देखो मीम्स ये सब इंटरनेट पे ही तो ज्यादा फैलता है। फिजिकली रोड पे ये सब इतना नहीं होता जितना इंटरनेट वर्ल्ड ई ऑनलाइन फैलता है। रीजन है, कोई किसी पे भी कुछ भी बना के फैला देता है, बाद में अगर किसी को लीगल एक्शन लेना है तो वो ले सकता है। बट यही प्रॉब्लम है, बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल मतलब लोगों को इतना फ्रीडम है कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इंटरनेट पे। इसका आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो। देखो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा, अभी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, अब वही सुशांत सिंह वाला केस में जिस दिन डेथ हुआ, काफी एक्टर एक्ट्रेसेस पे बहुत कमेंट्स किया गया था, इंस्टाग्राम के पोस्ट पे बहुत आया था, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करना चालू कर दिया था, बहुत कुछ हुआ था। सो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, दैट इज द थिंग। और इंटरनेट पे आप देखते होगे कितने लोग ब्लॉगर्स कुछ भी लिखते हैं तो कभी कभी वो हेटफुल कमेंट्स भी होते हैं, तो उनको रोकना मुश्किल होता है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस प्लीज लेट मी नो। One second, let me check the chat box. 1 second, I will get the fair idea. One second.
copyright infringement. What is copyright infringement? Napster and cousins sir explain. Okay, sections. चलो मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है. चलो मैं एक एक काम करूँ. सर यूनिट 3 एक काम करो, मैं सबको एक एक क्लैरिफाई करता हूँ. सबसे पहले कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है? आपने लॉ को तोड़ा है, आपने इन्फ्रिंज किया है. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब जयेश ने एक बुक लिखी, वो सेम एक सेकेंड फरहान, मैं आपका क्लैरिफाई करता हूँ. पहले मैं जयेश का डाउट क्लैरिफाई कर रहा हूँ और जो कृष्णा पाठक का डाउट है. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? देखो, जयेश और कृष्णा ने मिलकर बुक लिखी, वो उनका कॉपीराइट वर्क है. मैंने सीधा उस बुक की जेरोक्स करके सबको बांटना चालू कर दिया, मैंने कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया. मैंने सेम टू सेम वो बुक का कॉपी पेस्ट मेरे बुक में कर दिया और मैं बेच रहा हूँ. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा आप दूसरे का कॉपीराइट खराब कर रहे हो. इन्फ्रिंजमेंट मतलब आप लॉ को तोड़ रहे हो. एग्जाम्पल, आपने मेरा एक पेटेंट है, आपने बिना मुझसे परमिशन लिए उसको कुछ गड़बड़ किया, तो मैं बोलूंगा आपने पेटेंट को इन्फ्रिंज किया है. इन्फ्रिंज मतलब आपने कानूनी अगेंस्ट किया उसके अगेंस्ट. तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब समझ गया. नेक्स्ट, राहुल ने पूछा है नैपस्टर एंड कजिन्स. नैपस्टर केस आपको पेपर में क्यों नहीं आएगा बताता हूँ. नैपस्टर एंड कजिन्स केस क्या है? एक्चुअली एक वेबसाइट थी जिसने ऑनलाइन म्यूजिक बेचना चालू किया था. तो अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मैं राहुल आपको केस बता देता हूँ पर पेपर पे नहीं आएगा. जियो सावन पे आपको गाने मिलते हैं, तो जियो ने वो परमिशन लेके बेच रहा है, ऐसे ही नहीं बेच रहा. जियो ने म्यूजिक वालों से कॉपीराइट लेके बेच रहा है. देयर वाज अ वेबसाइट नैपस्टर जिसने क्या किया, ऑनलाइन म्यूजिक बेचना चालू किया विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ सोनी एंड अदर वेल नोन म्यूजिक प्लेयर्स. और होता क्या था, नैपस्टर का कंसेप्ट सिंपल था. नैपस्टर का रूल क्या था, मैं बता देता हूँ. नैपस्टर का रूल कैसा है, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे चलता था. मतलब मैं नैपस्टर पे हूँ, आप नैपस्टर पे हो. आप अगर आप मुझे पूछते हो अमित कैन आई फाइंड समथिंग फ्रॉम योर वेबसाइट, मैंने बोला फ्रॉम योर हार्ड डिस्क, मैं बोला यस. आप मेरा हार्ड डिस्क में देखते हो, एक सॉन्ग मिल गया, आप ले लो. तो नैपस्टर क्या था, it was like a file sharing system as well as it was allowing people to download songs. तो हो रहा क्या था, without taking a permission from Sony and others, तो Sony जैसे कंपनीज ने उस पर केस किया था and slowly it got shut down. प्रॉब्लम ये है, ये केस स्टडी है, तो डोंट वरी, इन MCQs they won't ask you case studies. अब और एक जन ने पूछा है सर और 3 टॉपिक्स है. मैंने यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपके सामने रखा है, आपको जो पॉइंट एक्सप्लेनेशन चाहिए बोलिए. देखो, मैंने ना आपको लास्ट का पार्ट क्यों नहीं बताया, ये नैपस्टर वाला, ये केस स्टडी है. आपको पेपर में MCQ में केस स्टडी नहीं आएगा. आप एक काम कीजिए, आपके कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए. हर कॉलेज ने अपने वेबसाइट पे MCQs अपलोड किए हैं, सैंपल MCQs. आप वो एक बार रेफर कर सकते हो. तो कोई भी MCQs है ना, नॉर्मली डेफिनेशंस पे ही काम करेगा. रीजन, केस स्टडी में जाएगा तो कहीं एस्पेक्ट्स खुलकर, तो कोई भी MCQ नॉर्मली आपके डेफिनेशंस. तो मैंने इसके लिए देखो, आपका हाइपर लिंकिंग क्या होता है, फ्रेमिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है, साइबर स्क्वाटर क्या होता है, मीटा टैगिंग क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, ये सब बता. ये सारे आप डेफिनेशंस में काफी एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये चीजें है. एनीथिंग एल्स? लेट मी डू वन थिंग. हाँ, ना एक काम करो, सेक्शंस में अगर इफ यू चाहिए, इफ यू वांट, देखो सेक्शंस का एक प्रॉब्लम है. इफ यू वांट यू कैन बाय हार्ट द सेक्शंस, बट द प्रॉब्लम इज इवन इफ यू, अगर आपने सेक्शन नंबर थोड़ा भी आगे पीछे कर दिया तो उधर प्रॉब्लम होगा. तो अगर आपको चाहिए तो आप कॉपीराइट का सेक्शन बाय हार्ट कर लीजिए, आप कॉपीराइट का सेक्शन बाय हार्ट कीजिए. बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखो सेक्शंस बाय हार्ट करने में क्या जाएगा, सेक्शंस और कई सारे सब सेक्शंस भी है. So if you want, you can by heart those things, but let me be clear, they will focus more on definitions.
That's why I'm telling you, your college has uploaded sample questions. हर कॉलेज ने ना नॉर्मली एक सैम्पल क्वेश्चंस अपने अपने वेबसाइट्स पे अपलोड किया. You can start going through those, so you will get a very fair idea. If you want, you can do one thing. Copyright infringement का section number याद रख सकते हो. Now, let me do one thing. Let me teach unit 4 and 5, and then जिस डाउट से मैं क्लियर. यूनिट 4 में दो एस्पेक्ट, एक है ये और एक है ये ई कॉमर्स. मैं अभी पहले ना नीचे वाला एस्पेक्ट क्लैरिफाई कर देता हूँ. ये डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, इसका एक रीजन है. ये इसका क्या है, इसके बारे में आपको काफी अच्छी तरह से आता है. डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? ऑनलाइन ऑथेंटिकेट करना है तो डिजिटल सिग्नेचर होता है. ऑनलाइन आपको किसी चीज को ऑथेंटिकेशन देनी है तो डिजिटल सिग्नेचर होता है. डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? It's like a certificate which states your public key description. It's like a certificate. आप आपके दुकान के उधर लगाते हो लाइसेंस, मुझे BMC से लाइसेंस मिला है. वैसे डिजिटल सिग्नेचर का आपका जो सर्टिफिकेट है which contains your public key information, that is digital certificate. ओके, सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है? जो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है. नेक्स्ट, ई गवर्नेंस किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट जो आपको ऑनलाइन हेल्प कर रहा है, दैट इज ई गवर्नेंस. आधार कार्ड आप ऑनलाइन अभी अप्लाई कर सकते हो. पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. आधार में डेट आपको डिटेल्स चेंज करना है, ऑनलाइन कर सकते हो. ऑल दिस कम्स अंडर ई गवर्नेंस. इनकम टैक्स आप ऑनलाइन पे कर सकते हो. ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट के एंड से क्या क्या इनिशिएटिव है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है इंटरनेट के यूसेज को बढ़ाना. That is e-governance. Next, e-commerce. अब ई-कॉमर्स टैक्सेशन का रूल क्या है? देखो, आप इंडिया में कोई चीज खरीदते हो तो आप उस पर टैक्स भर देते हो. उसके प्राइस में उसके अंदर टैक्स होता है. फॉर एग्जांपल विद्यालंकर क्लासेस में आपने जब एडमिशन लिया तो आप वो रिसीट पे देखो, उधर रहा है जीएसटी या जो भी टैक्सेस लगाए वो उसको आपको रिसीट पे दिख जाएगा. नाउ इंडिया में रूल ये है, आप जो भी इंडिया में जो भी बिजनेस अर्न करता है वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भरता है. पर आज इंडिया में कई लोग, बाहर के लोग आके इधर ऑनलाइन चीजें बेचते हैं और वो पेमेंट्स लेते हैं वर्चुअल करेंसीज में. तो इनको टैक्स किधर भरना है? तो इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट इनको टैक्स नहीं कर रहा था, पर बाद में देखा इंडियन गवर्नमेंट ने कि यार ये लोग तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है मैं इन्हें टैक्स करूंगा. अभी टैक्स करने के लिए कंसेप्ट आया परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? पहले तो इंडिया में अगर कोई आदमी कमाता है या उसको पैसा मिलने वाला है तो इंडिया में टैक्स भरेगा. ये स्टैंडर्ड रूल. इंडियन रेसिडेंट इज लायबल टू पे टैक्स एंड अ नॉन रेसिडेंट ऑन हिज इनकम. मतलब कोई भी बंदा इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर, वो अगर इंडिया में कोई पैसा कमाता है तो उसको इंडिया के पैसों पे टैक्स भरना पड़ेगा. एग्जाम्पल, बियॉन्से आई, इंडिया में परफॉर्म किया, उसको पैसा मिला इंडिया से, शी हैज टू पे टैक्स इन इंडिया. नेक्स्ट, इंडिया में कोई भी एक्टर इधर परफॉर्म करता है, उसने पैसा कमाया, इंडिया में टैक्स भरना. प्रॉब्लम क्या है? इंडियन शाहरुख खान, उसने दुबई में जाके परफॉर्म किया, अब उसने दुबई में अर्न किया, तो वो टैक्स किधर भरेगा? इंडिया या दुबई? कि वो दोनों जगह पे टैक्स भरेगा. DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब वो दोनों जगह पे टैक्स नहीं भरेगा. डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट मतलब वो दोनों जगह पे टैक्स नहीं भरेगा. दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी रहेगा, उस हिसाब से वो टैक्स भरेगा. अब सबसे पहला चीज आता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. मतलब क्या है? देखो, आज आप बोलते हो विद्यालंकर इंडियन कंपनी है क्या? मैं बोलता हूँ यस. आप बोलोगे कैसे पता है सर आपने? मैं बोलता हूँ यार उसका ऑफिस इंडिया में रजिस्टर्ड है, दादर पर्ल सेंटर बिल्डिंग में उसका हेड ऑफिस है, उसका रजिस्ट्रेशन है इंडियन कंपनीज में, यानी विद्यालंकर इंडियन कंपनी. बट सर, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या? ऐसी चीज जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकूं ये कंपनी इंडियन है या भारतीय. ऐसी चीज जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकूं ये कंपनी इंडियन है या भारतीय. दैट इज
परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अभी उसमें कई चीजें हो सकती है, जैसे कंपनी का हेड ऑफिस किधर है, कंपनी का मैनेजमेंट किधर का है। अभी कोई कोई कंपनी जिसका ऑफिस ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ ओला उबर, आपने इसका ऑफिस नहीं देखा, ऑनलाइन नहीं चलता है पूरा, रहेगा उसका ऑफिस किधर पर आपको अवेयर नहीं है। तो ऐसी कंपनी जो कमाती है वो किधर पे करेगी टैक्स? तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला इररेस्पेक्टिव इंडिया की कंपनी, इंडिया उसका ऑफिस इंडिया में रहे या ना रहे, उसे टैक्स इंडिया में ही भरना पड़ेगा। दो मॉडल्स लाए गए थे, वन वाज ओईसीडी एंड वन इज यूनाइटेड नेशंस मॉडल ट्रीटी। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। आपका डाउट, हाँ बोलिए। किसी का डाउट है प्लीज पूछिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। एक बार म्यूट कर लीजिए, एक बार म्यूट कर लीजिए, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आपके डाउट्स लेता हूँ। नेक्स्ट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ओईसीडी में क्या था, बेसिकली जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब विद्यालंकर का प्लेस ऑफ बिजनेस हेड ऑफिस दादर में है, इट्स इन इंडिया, सो इंडिया विद्यालंकर इज इंडियन कंपनी। ओके, कोई कोई कंपनीज है जिनका ऑफिस ही नहीं है, तो ऐसे को क्या करने का? तो यूनाइटेड नेशंस मॉडल ने बोला, ये जो सेकंड है ये बोला अगर ऑफिस नहीं है तो क्या हो गया, वो इंडिया में कमा रहा है, उसे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। इसका एक रीजन है, कमा रहे लोग इंडिया में ही, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा यार तुम इंडिया में इनकम जनरेट करो तो टैक्स इंडिया को भरो। उसके बाद एक कंसेप्ट है, आ सकता है तो इंसान इंडिया में रेसिडेंट कब है? इसका रीजन है, इंडियन इंसान को दो कैटेगरी होती है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ये किसके बेसिस पे होती है? इंसान, वो जो पर्सन है जिसको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, वो इंडिया में कितने दिन रुका है। अभी के लिए ये स्टैंडर्ड रूल बाय हार्ट करो। सर ये रूल कहाँ से है? इनकम टैक्स एक्ट, ये गवर्नमेंट का रूल है, इट्स अ स्टैंडर्ड रूल, इसमें चेंज मत करना। अगर ये है तो रेसिडेंट है। वैसे ही कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी है या उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया का है, पूरा इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो इंडियन कंपनी। ये आपको एमसीक्यू में पूछा, बस यूनिट 4 यहां तक है। मैं वापस बता देता हूँ, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब किस बेसिस पे मैं कंपनी को इंडियन कंसिडर कर सकता हूँ या उसको इंडिया में टैक्स भरने पड़ते हो। उसका हेड ऑफिस इधर है, उसके ब्रांचेस इधर है, उसका मैनेजमेंट इधर है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। दो मॉडल है, यूनाइटेड नेशंस मॉडल और ओईसीडी। यूनाइटेड नेशंस मॉडल बोलता है इंडिया में कोई भी अर्न किया उसे इंडिया में टैक्स भरना है, DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब प्रॉब्लम क्या है, शाहरुख खान दुबई में परफॉर्म किया, उसने इनकम तो दुबई में कमाई, तो अभी वो टैक्स इंडिया को भरेगा या दुबई को, कि दोनों को भरेगा? अगर वो दोनों को भरेगा तो वो कमाएगा क्या? तो ऐसा सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हर कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे बोलते हैं DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और उसके हिसाब से कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर जो भी बाहर परफॉर्म करता है, उसको जो पैसा मिलेगा वो किधर टैक्स भरेगा वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं कि रेसिडेंसी का रूल क्या है। ये देखो इधर नॉन रेसिडेंट लिखा है, आप पहले रेसिडेंट पे फोकस करो। बंदा अगर रेसिडेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, बंदा अगर रेसिडेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। रेसिडेंट के कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, ये स्टैंडर्ड है, ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नहीं क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। एंड यस, और आपके बीच बाद में ये था। और अब मैं लास्ट यूनिट 5 करता हूं और उसके बाद आपके डाउट्स लेता हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब सबूत, एविडेंस मतलब सबूत वर्सेस ITI एक्ट। अभी देखो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिसका भी डाउट्स है ना मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, डोंट वरी। पहले मुझे सिखा के लेने दो, और फिर जिसका कोई डाउट्स नहीं वो लोग जा सकते हो, जिसका डाउट्स है मैं हेल्प कर दूँ। एविडेंस का मतलब सबूत। इंडिया में सबूत कब कंसिडर किया जाएगा?
या क्या क्या चीजें एज ए सबूत कंसिडर होगी, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है। सबूत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकता है, तो उसे कंसिडर करना चाहिए, यस। एग्जाम्पल, मैंने किसी को खून किया, मेरे हाथ में चाकू था, चाकू पे मेरे फिंगरप्रिंट्स है, ये फिजिकल एविडेंस हो गया। मैंने ईमेल पे किसी को धमकी दी, आपको सामने वाले के पास सबूत है वो ईमेल, बट वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो उसे कंसिडर करना चाहिए, यस, बिकॉज इट्स अगेन अ सबूत विच इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। नेक्स्ट, रिलेवेंस, एडमिसिबिलिटी, प्रोबेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इस चीज के लिए रिलेवेंट है कि नहीं वो सबूत, पहले वो देखो। अगर वो उस केस में रिलेवेंट ही नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर वो रिलेवेंट है तो हम क्या उसको एडमिट कराएंगे, एडमिसिबल है कि नहीं वो देखेंगे। मतलब क्या वो एक्सेप्टेबल है क्या। अगर वो एक्सेप्टेबल, देखो पहला तो है, हम देखो आज आप कोर्ट में जाओ, अगर एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है जो रिलेवेंट ही नहीं है मैटर से, तो जज पहले ही बोल देता है प्लीज इट्स इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट, छोड़ो। दूसरा चीज, वो सबूत हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज एडमिसिबिलिटी। अगर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है, तो दैट कम्स एट एडमिसिबिलिटी। मतलब वो केस से रिलेटेड है बट उसको इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको एडमिट नहीं कर रहा हूँ। वापस बोल रहा हूँ, एक तो केस से रिलेवेंट है कि नहीं, वो पहला। रिलेवेंट है तो उसके बाद एक्सेप्टेबल है कि नहीं, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, रिलेवेंट है बट उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कोई चीज का, कोई इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है उस सबूत में, दैट इज एडमिसिबल। और प्रोबेटिव वैल्यू मतलब किस सबूत को कितना वेटेज है। प्रोबेटिव वैल्यू मतलब किस सबूत को कितना वेटेज है, दैट इज प्रोबेटिव वैल्यू। अब प्रोबेटिव, देखो मैं डेफिनेशंस पे आता हूँ, ये प्लीज बरोबर से करते जाओ। प्रोबेटिव वैल्यू इज द वेटेज, वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रोबेटिव वैल्यू इज द वेटेज गिवन। वापस, प्रोबेटिव वैल्यू इज द वेटेज गिवन, किस सबूत को कितना वैल्यू है। जैसे अगर आपने बोला मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, इसमें उसने दिख रहा है इसने उसका खून किया, इसका हाईएस्ट वेटेज है। एक आदमी बोलता है मैंने देखा है, इसको लो वेटेज है। एक आदमी बोलता है मुझे लगता है, इसको सबसे लो वेटेज है। सबूत का भी वेटेज होता है, कितना एविडेंट सबूत है उसके ऊपर। एंड यस, एंड लास्ट पार्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ साइबर कंज्यूमर। अभी देखो, सबसे पहले बात, गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क है। सर्विसेज मतलब टीचिंग, आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इट्स अ सर्विस। मैंने आपको एक मोबाइल दिया, इट्स अ गुड। मैंने आपको मोबाइल दिया, इट्स अ गुड। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इट्स अ सर्विस। दोनों अलग अलग चीज है। ओके, नेक्स्ट, 1 सेकेंड। यस, गुड्स मतलब मूवेबल चीज है, उसको मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। सर्विस इज इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब उसको देख नहीं सकता। मैं आज आपको लेक्चर दे रहा हूँ, वो लेक्चर आप समझ सकते हो पर उसको आप हाथ में नहीं पकड़ के लेके नहीं जा सकते हो, इट्स अ सर्विस। नेक्स्ट, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी। डिफेक्ट मतलब, देखो डिफेक्ट और डेफिशिएंसी में फर्क क्या है। आपका बटन आपका बटन आपका आपके रूम में एक बटन है वो खराब हो गया, या आपने एक टॉय लाया वो चल रहा ही नहीं है, आपने एक टॉय लाया वो चल रहा ही नहीं है, डिफेक्ट है उसमें। डेफिशिएंसी मतलब आपने बाइक ली, आपको कमिट किया गया था वो चलेगा 20 किलोमीटर पर लीटर, बट वो चल रहा है 15 किलोमीटर पर लीटर, तो उसमें डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी मतलब मुझे जो एक्सपेक्टेड था उतना वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा, जो मुझे एक्सपेक्टेड था उतना वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा, दैट इज अ डेफिशिएंसी। रिपीट रिपीट, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी में फर्क। मैंने एक प्रोडक्ट ही बरोबर नहीं है, दैट इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है, मुझे एक्सपेक्टेड था 100% आउटपुट, बट
बट मुझे मिल रहा है उससे आउटपुट समवेयर अराउंड 70%, दैट इज डेफिशिएंसी। नाउ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखो, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर मतलब आप चीजों को डिसेप्ट कर रहे हो, फर्स्ट कॉपी बेचते हो, लोगों को लगता है ओरिजिनल नाइकी और आपने उसको डुप्लीकेट नाइकी बेचा, डिसेप्टिव। आपने बोला ये ये दवाई खाओ आप 5 किलो कम हो जाएगा या आप गोरे हो जाओगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब आप ऐसा कमिटमेंट दे रहे हो जो फॉल्स कमिटमेंट है। वापस बोल रहा हूँ, ऐसा कमिटमेंट दे रहे हो जो फॉल्स है। आपने बोला ये क्रीम लगाओ आप गोरे हो जाओगे, इट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। डिसेप्ट रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसके कारण लोगों को कंपलसरी कुछ फॉलो करना पड़ रहा है। जैसे आपने सपोज आप इंडिया में अकेले कंपनी हो जो प्रिंटर की इंक बेचता है, तो आप लोगों को बोलते हो इंक के साथ आपको ये खरीदना कंपलसरी है। यानी आप ऐसे चीजें कर रहे हो, सिंस आप मोनोपोली हो तो आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती कर, आप मोनोपोली हो तो आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती कर। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एग्जाम्पल देखो मैंने नीचे दिया है। आप ऐसे ले सकते हो जहाँ पे आप गैस डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप बोलते हो यार आपको मेरा ही गैस लेना पड़ेगा। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, बीच में ऐसे कई बार हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास, हाँ देखो कई बिल्डिंग्स में ऐसा होता है, आपको उस बिल्डिंग वाले का ही केबल कनेक्शन लेना पड़ता है, आप दूसरे का नहीं ले सकते, भले ही वो महंगा रहेगा, पर वो सोसाइटी का लॉ है। इट्स अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। सोसाइटी बोल रहा है और आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, आप अपना नहीं कर सकते। इट्स अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एंड यस, मेरे को एक चीज दिखा देना। देखो मैं एक बार इधर से दिखा देता हूँ, क्या क्या करोगे दिखा देता हूँ। गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, डिफेक्ट्स क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, कंज्यूमर क्या है। सबसे मेन होता है कंज्यूमर। अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप कंज्यूमर हो। किसी ने आपको प्रोडक्ट दिया है और आपको राइट दिया है उसका, तो आप कंज्यूमर हो। किसी ने आपको गिफ्ट दिया है और वो वारंटी में है, तो आप वो ठीक करा सकते हो, यू आर अ कंज्यूमर। आप पर्पस आपका अलग है खरीदने का और आप एक्चुअल यूज अलग कर रहे हो, देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। आपने एक गाड़ी लिया नॉर्मल यूज के लिए और आप उसको कमर्शियल यूज कर रहे हो, देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब आप जिस पर्पस के लिए ले रहे हो वो सेटिस्फाई कर रहे हो, अगर होए तो ही आप उसके वारंटी और ये सब क्लेम कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रेस्ट्रिक्टिव मतलब आपको जबरदस्ती की जा रही है, अनफेयर मतलब आपको उल्लू बनाया गया है, आपको चीट किया गया है। और इंस्टेंसेस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आप ले लो फर्स्ट कॉपी, गोरे बनाने की क्रीम एंड सो ऑन। रिलीफ अंडर सीपीए। सीपीए का मतलब क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो आज आप रिलीफ मांगने, अगर आपने क्रीम खरीदा गोरा होने के लिए और आप गोरे नहीं हुए, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास नहीं जा सकते। उसका कारण है वो क्रीम के एड में सीधा नीचे लिखा रहता है, जरूरी नहीं आप गोरे हो गए। आज कोई भी प्रोडक्ट आपको जब बेचता है तो नीचे उसका एक स्टार मार्क करके कंडीशन लिखी रहती है। तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कब जा सकते हो, जब आपको मालूम है कि आपके साथ एक्चुअली फ्रॉड हुआ है। आप कोई एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट यूज कर दोगे तो आप नहीं जा सकते। एंड दिस इज वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट। देखो एक चीज बाकी है मेरा सिखाना, फिर मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करता हूँ। वन सेकेंड, मेरे से मार्क बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। ये है कि आप बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट बोलता है कि आप बैंक्स में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की कितनी अहमियत रहेगी। आप देखो बैंक के स्टेटमेंट भी अभी एड्रेस का प्रूफ कंसिडर कर लेता है, प्रोवाइडेड अगर आप उस पर ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर चाहिए, अगर आपने प्रिंट आउट लिया तो।
नहीं तो अगर वो फेयर कॉपी जो बैंक से आई है देन इट इज कंसिडर्ड वैलिड। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिनका मेरा सिखाने का काम यहाँ तक होता है, अब जिनको डाउट्स हैं वो लोग पूछिए, वरना मेरे एंड से मैं फिनिश करता हूँ। अब जिनको जो जो डाउट्स है प्लीज रुक के पूछिए। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन यू कैन एग्जिट। यस, पूछिए डाउट्स क्या क्या। और वो जो लास्ट वाला टॉपिक था जरा एक और बार रिपीट कर दो ना। कौन सा वाला पार्ट? अभी जो बैंक मैनेजर वाला था, सिग्नेचर वाला। हाँ, वो मैं बोलता हूँ। क्या हुआ है कि इंडिया के लॉ में ये रूल लाया गया है कि जो बैंक के स्टेटमेंट्स होते हैं तो उनको भी काफी एविडेंस दिया जाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी है तो। क्योंकि क्या हुआ, कई बैंकें ना भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डील करती है। अभी देखो, पहले एक जमाना था जहाँ पे पासबुक होता था, अब कई चीजें ई स्टेटमेंट पे काम चल जाती है। तो ई स्टेटमेंट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो इसको कंसिडर क्यों किया जाएगा? आज भी अगर देखो, आप आधार के लिए एड्रेस प्रूफ देने चाहते हो तो अगर बैंक का स्टेटमेंट का प्रिंट आउट और उस पर अगर ब्रांच मैनेजर का साइन है तो वो कंसिडर होता है। तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट ने क्या बोला कि बैंकिंग रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स ई फॉर्मेट में चले जाएंगे, एक्सेप्ट होएगा, बट उस पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसीलिए ब्रांच मैनेजर का उस पर सिग्नेचर चाहिए या बैंक का स्टैम्प चाहिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई डाउट है प्लीज पूछिए। एक है आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है मैं बोलता हूँ। देखो, रिलीफ क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट रिलीफ बता देता हूँ मैं आपको। आर्बिट्रेशन क्लॉज और आर्बिट्रेशन वो कंसेप्ट होता है। वन सेकंड। देखो, रिलीफ का मतलब अगर आज आपको कोई इशू है तो आप क्या कर सकते हो। तो ये देखो, अगर आपका इधर गया है, आपको रिलीफ यानी क्या है, आज एक इंडिया में 3 टायर रेट्रेसल मैकेनिज्म है। मतलब अगर आपका 5 लाख के नीचे का केस है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में चल जाओ। अगर 5 लाख से 20 लाख का केस है तो आपके पास जो लोकल बॉडी है वो स्टेट कमीशन है। और आपका बहुत बड़ा पैसा है तो आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल में जाओ। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि अगर आज आपने एक प्रोडक्ट लिया और आपके साथ धोखा हुआ तो क्या हो सकता है, आप अप्लाई कीजिए कोर्ट में। अगर आप राइट प्रूव होते हो तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा। आप राइट प्रूव होते हो तो आपको कंपेंसेशन, वो कंपनी बंद नहीं होगी, वो कंपनी चलेगी, आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आपने एक फोन खरीदा, वो ब्लास्ट हो गया और आपकी कोई गड़बड़ गलती नहीं थी, वो ऐसे ही ब्लास्ट हो गया, तो फोन कंपनी आपको कंपेंसेशन दे देगी। बट उसमें भी बहुत रूल्स होते हैं, इसके लिए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे वरना कोई भी इंसान क्लेम करते जाएगा। तो एक याद रखो, नॉर्मली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब काम का होता है, जब कंज्यूमर्स एक्चुअली काफी अवेयर है। कई लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाते ही नहीं है, इसका रीजन है, पॉइंट ये होता है कि उसका लीगल खर्चा है। आपको मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, रेरा। कई बिल्डर आपको कमिट करते हो और आपका नहीं हुआ टाइम पे तो आप रेरा में जाते हो, रेरा आपके फेवर में डिसीजन दिया तो बिल्डर को पैसा देना पड़ता है। दैट इज अ थिंग। गणेश ने पूछा रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मैंने वही बोला ना गणेश, रेस्ट्रिक्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में फर्क क्या है। मैंने बोला सपोज मुंबई में मेरा ही मुंबई में मैं ही इंटरनेट प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ मैं, तो मैं बोलता हूँ मेरा राउटर लेना कंपलसरी है वरना मेरा इंटरनेट नहीं मिलेगा। दिस इज अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रेस्ट्रिक्टिव क्योंकि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, राउटर तो आप किसी का भी ले सकते हो, मैं तो इंटरनेट देने वाला हूँ। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट कॉपी बेचा, मैं लोगों को फॉल्स कमिटमेंट देता हूँ, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे। ऑल दिस आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और क्या डाउट है प्लीज पूछिए। कृष्णा पाठक ने पूछा यूनाइटेड नेशंस मॉडल टैक्स ट्रीटी। यूनाइटेड नेशंस मॉडल टैक्स ट्रीटी ये है कृष्णा कि बेसिकली जो ओईसीडी मॉडल था उसमें कई फॉल्ट है, मतलब वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का कंसेप्ट नहीं ले पा रहा था। तो यूनाइटेड नेशंस मॉडल टैक्स ट्रीटी बोलता है
हर बिजनेस जो ऑनलाइन इंडिया में कमाएगा, उसे टैक्स भरना पड़ेगा। ओईसीडी में कैसा था, अगर इंडिया में कंपनी का सिर्फ गोडाउन है तो वो टैक्स नहीं भरेगा। तो हुआ क्या, अभी फ्लिपकार्ट इनका एक्चुअली गोडाउन ही है, मोस्टली तो ये पूरा ऑनलाइन है, लोग टैक्स नहीं भर रहे थे। तो यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि यस, इंडिया में कमा रहा, टैक्स भरना पड़ेगा। व्हाट इज एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंस, मैंने आपको बताया ना, एक तो सबूत रेलेवेंट है कि नहीं केस से रिलेटेड, वो कंसिडर, दैट इज रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब सबूत रेलेवेंट है कि नहीं। और नेक्स्ट इज एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी मतलब रिलेवेंट है बट उसको कंसिडर कितना किया जाएगा, दैट इज एडमिसिबिलिटी। रिपीट, एक तो अभी देखो मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। सुशांत सिंह का मर्डर हुआ, ओके, ये केस। अब रिलेवेंट इसमें कौन सी चीज है, सुशांत का क्लोज सर्कल या सुशांत की किसी के साथ दुश्मनी है, ये सब रेलेवेंट है। एक थर्ड पर्सन जो सुशांत को जानता ही नहीं है, और वो अचानक आके कोई स्टेटमेंट मारता है जिससे सुशांत का मतलब ही नहीं है, तो इट्स इररिलेवेंट। एडमिसिबल, कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है बट उसको मैं कंसिडर कैसे करूं, जैसे सुशांत का कोई फ्रेंड ने बोला हाँ रिया ने ही उसका मर्डर किया, कोई सबूत है, सबूत नहीं है बट वो सुशांत का फ्रेंड है, तो रेलेवेंट है बट एडमिसिबल नहीं है। क्योंकि अभी तक उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन क्लॉज और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या। आर्बिट्रेशन क्लॉज मतलब दो पार्टीज में अगर इश्यू हुआ तो वो रिसॉल्व कैसे होगा, दैट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज। देखो आज एक पार्टी, अगर मैं आपने एक क्रीम ले लिया गोरा होने का और आपने लगाया और आप गोरे नहीं होता, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे केस नहीं कर सकते। आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है कि आप क्या किस तरीके से लीगली जा सकते हो। आर्बिट्रेशन क्लॉज और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है कि अगर आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना तो आप किस तरीके से लीगली जाओगे, वो कंसिडर होता है। व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी। शिवम आप जो पूछ रहे हो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब आप किसी का क्रैक वर्जन निकालते हो, दैट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी। शिवम ने जो पूछा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसका मतलब ये है आपने किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक निकाला, दैट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी। और क्या डाउट है प्लीज पूछिए। और किसी का कोई डाउट है प्लीज पूछिए। बाबूडम मतलब बाबूडम का एक्चुअली बाबूडम वर्ड कभी पेपर में नहीं आएगा। इट्स लाइक गवर्नमेंट, बाबूडम टू गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का एक लेज। बाबूडम मतलब यानी गवर्नमेंट को फटकार गिरी थी कि आप अभी ई कॉमर्स आ रहा है। एक मिनट पहले जयेश का डाउट क्लियर करो। बाबूडम का मतलब क्या होता है, एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट नेचर या टिपिकल लेड बैक एटीट्यूड। गवर्नमेंट अभी ऐसा नहीं करता क्योंकि अभी प्राइवेटाइजेशन आ गया है, तो उसके लिए सर आरबीआई एक्ट ऐसा कोई पूछेगा नहीं कुछ। नेक्स्ट, सेम 6 में तू शिवम, अरे सॉरी ये दूसरे कमेंट है। साइबर स्क्वाटिंग एक्सप्लेन अगेन। साइबर स्क्वाटिंग क्या होता है, आप दूसरे का डोमेन रिलेटेड दूसरे डोमेन्स खरीदते हो जिससे आप पब्लिक को डाइवर्ट करते हो अपने वेबसाइट पे। एग्जाम्पल, विद्यालंकर का डोमेन है विद्यालंकर.org और आपने एक वेबसाइट एक डोमेन खरीदा thevidyalankar.org, तो देयर इज अ चांस स्टूडेंट्स आपके वेबसाइट पे आएंगे सोच के ये विद्यालंकर का वेबसाइट है, दैट इज अ साइबर स्क्वाटिंग। या आपने ऐसे डोमेन्स खरीदे और विद्यालंकर को महंगे में बेच रहे हो, अगेन इट्स अ साइबर स्क्वाटिंग। और क्या डाउट है प्लीज पूछिए। एनी डाउट? स्टूडेंट्स, वरना मैं सेशन एंड करूंगा। आपके जो जो डाउट्स है प्लीज क्लैरिफाई कीजिए और यू कैन स्टार्ट एग्जिटिंग फ्रॉम द मीटिंग। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन स्टार्ट एग्जिटिंग फ्रॉम द मीटिंग। या सर आरबीआई एक्ट नहीं है हसीन, आप जो बार बार पूछो आरबीआई एक्ट इधर एप्लीकेबल ही नहीं है कि सिलेबस में।
आरबीआई एक्ट नहीं है हसीम, लॉजिक ये था कि बैंकर्स एक्ट है जो आरबीआई से गवर्न करता है, क्योंकि बैंक्स आर गवर्न बाय आरबीआई, सारी बैंक्स आर गवर्न बाय आरबीआई। तो उससे रिलेटेड आरबीआई ने क्या बोला है कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स को हम वैलिडिटी देंगे, बट बैंक का मैनेजर उस पर साइन करना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक के मैनेजर का साइन नहीं है तो बैंक का कंसिडरेशन नहीं आएगा उसमें। मतलब सर ये जो कंज्यूमर बैंकर बुक फोरम, एविडेंस एक्ट का जो है मतलब पूरा कंटेंट वो आरबीआई एक्ट के अंदर ही रहेगा ना? थोड़ा आईटी एक्ट और थोड़ा आरबीआई एक्ट, पर एक क्या रखा, आरबीआई एक्ट अलग होता है। आरबीआई में होता है कि बैंकों को कितना पैसा रखना पड़ेगा, मिनिमम, वो किसी को उल्टा सुल्टा लोन ना दे, वो सब आरबीआई एक्ट में आएगा। बैंकर बुक एविडेंस एक्ट क्या है कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स को वैलिडिटी कितनी दी जाएगी अगर वो ई फॉर्मेट में। तो देखो, पासबुक सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट आज बैंक का स्टेटमेंट, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आप मुझे बैंक का स्टेटमेंट ला के दो, मैं एक पीडीएफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर से उसमें नाम चेंज कर दिया, तो आप क्या करोगे? तो आज बैंक के स्टेटमेंट का प्रिंट आउट का वैलिडिटी क्या है? जब उस पर ब्रांच का थप्पा है और ब्रांच मैनेजर का या किसी का साइन है तो ही वो वैलिड है। दैट इज इट। कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर फोरम क्या होता है कि बेसिकली आज अगर किसी को पारस का डाउट है ना, तो वो क्लैरिफाई करता हूँ, किसी को भी अगर आज कंज्यूमर का इशू है तो अप्लाई किधर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लेम अमाउंट एंड एवरीथिंग। देयर आर रूल्स लाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो वो तो डिपेंड करता है पारस कि आपका इशू किस लेवल का है और आप एप्लीकेबल क्या हो। अगर आपने एक छोटा सा क्रीम लिया 20 रुपए का और उसका आपका इशू है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में ज्यादा से ज्यादा सेटल कर सकते हो। और क्या डाउट्स है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब अगर आप कोई खरीदते हो प्रोडक्ट पैसा भर के, तो अगर उस प्रोडक्ट से आपको कोई तकलीफ हुई तो आप रिलीफ कहाँ मांग सकते हो? इट इज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए। नेक्स्ट, सीपीए में रूल ये होता है कि बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द क्लेम अमाउंट, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है एंड एवरीथिंग, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमिश्नर या नेशनल कंज्यूमर में अप्लाई कर दो। बट अप्लाई किया तो पैसा मिलेगा ये गारंटी नहीं होती है, आपको वैलिड प्रूव होना पड़ता है, और कंपनी अगर प्रॉपर फॉल्ट में आए तो पैसा मिलता है। सिविल लॉ ऑफ जुरिसडिक्शन इन इंडिया, मनाली, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया का कायदा कानून 3 कैटेगरी में है। एक है पेक्यूनियरी, पैसा रिलेटेड, एक है सब्जेक्ट मैटर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड, और एक है टेरिटोरियल, मतलब किस जगह का इशू है उस एरिया का पुलिस वाले ही उसको सॉल्व करेगा। और क्या है, प्लीज पूछिए। सर एक डाउट था बोलिए। सर, एक्चुअली यूनिट 5 में लास्ट टॉपिक जो है अमेंडमेंट्स इन इंडियन आईटी एक्ट 2000, तो सर इसमें 4 शेड्यूल्स दिए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि एमसीक्यू में इसमें शेड्यूल में से कोई भी पूछ सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। इसका रीजन है शेड्यूल्स में ना, क्या होता है मैं बोलता हूँ, शेड्यूल्स बहुत बड़े बड़े एज ऑफ नाउ। आप एमसीक्यूज के लिए मैं आपको सबको एक ही सजेशन दे रहा हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली बोला है हर कॉलेजेस अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा स्टैंडर्ड एमसीक्यूज या प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आप प्लीज अपने कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए और उधर आपको एक एमसीक्यू बैंक दिख रहा है, तो वो गो थ्रू कीजिए। ओके सर, और एक ऑप्शन, हाँ, तो अगर आपके कॉलेज में नहीं डाला है तो आप एक काम कर सकते हो, आपके आजू बाजू के जो कॉलेजेस है उनके वेबसाइट पे चाहिए, क्योंकि वो क्लस्टर होएगा। नहीं तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्लस्टर। क्लस्टर मतलब एक एरिया के सारे कॉलेजेस। हाँ, तो क्लस्टर के इस पे चेक कीजिए। हाँ, राहुल गुप्ता ने बोला देयर इज ओनली 10 क्वेश्चंस। ओके फाइन, आई सजेस्ट यू वन थिंग, आपके एरिया के जो बाकी कॉलेजेस है उनके वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि इट विल बी गोइंग एज पर क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब आपके एरिया में जो कॉलेजेस है बीएससी की, वो एक कॉमन क्लस्टर में आएगा, वो लोग एक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और वो आप लोगों में रन होगा। या और कोई डाउट है प्लीज पूछिए। और कोई डाउट है प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, और आई विल टेल द घनश्याम जी एंड अदर member to end the session.
आपकी कोई और Yes, sir, sir, sir. क्लैरिफिकेशन नहीं है तो प्लीज बोल लीजिए। हाँ बोलिए। ये पीपीटी आपको कैसे शेयर करूं? ये पीपीटी मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सिलेबस कॉपी रखी थी। वैसे मत कीजिए, वैसे कुछ मत कीजिए। एक काम कीजिए, होस्ट में कौन है? इंजीनियरिंग 5 होस्ट। हाँ सर बोलिए ना, वैभव बात कर रहा हूँ। हाँ वैभव सर, इनको ये हाँ, बोलिए पीपीटी चाहिए, क्या करूँ, कैसे शेयर करना रहता है? पीपीटी बच्चों को शेयर करना है। नहीं वो मांग ठीक रहे है, हैं। मैं एक काम कीजिए, मैं वैभव जी को दे दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। आपका नाम क्या है स्टूडेंट का? ओके, सर ठीक मेरे है, को भी चलेगा। शेयर कर देना फिर। वास, हाँ हेलो। वास, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, सी आई डोंट माइंड शेयरिंग द पीपीटी, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने क्या किया है, सिलेबस कॉपी पे मोस्टली डाला है। स्टिल इफ यू वांट दिस पीपीटी, व्हाट आई कैन डू इज, मैं वैभव जी से शेयर कर देता हूँ। और वैभव जी, इज इट फाइन मैं आपसे शेयर करूँ और आप इन्हें दे दोगे? हाँ चलेगा ना सर। ओके, वैसे कर देते हैं। यस, और या थैंक यू। So I have one doubt, यस बोलिए। not related to the topic, but related to the exams. हाँ बोलिए। We have attended 2 exams, right? SIC and SQA till now, हाँ हाँ and I have completed my portion from the textbook, but exam questions are coming from outer, I think, out of the syllabus ऐसे or पॉसिबल from the नहीं है, reference book. इम्पॉसिबल है। आउट ऑफ द सिलेबस आपका जो क्वेश्चन है एज ऑफ नाउ, आप लॉजिकली सोचो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ सकते। Maybe from the reference book, sir. आपका आप वैसे बोल सकते हो रेफरेंस बुक। देखो कोई भी कॉलेज जब पेपर सेट कर रहा है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल है, इट्स मेकिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर्स कभी भी ऐसा पेपर सेट नहीं करेगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। वो रेफरेंस बुक हो सकता है। तो मैं ही बोल रहा हूँ, मैंने आज आपको यूनिवर्सिटी का सिलेबस से ही कराया। आप यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे स्टिक रहिए। नहीं सर, एक्चुअली विद्यालिंकर के पहले भी लेक्चर्स हो चुके हैं एसक्यू और एसआईसी के, बट एग्जाम्स में उससे रिलेटेड बहुत अलग से आया था सर। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इसका रीजन है, आई एम नॉट अ राइट पर्सन। वैभव जी आपका डाउट अलग से बाद में सॉल्व करेंगे। वैभव जी, हाँ बोलिए ना। उसका जो डाउट है वो आप अलग से सॉल्व करना, मेरे यानी वो एटलीस्ट साइबर लॉ रिलेटेड नहीं, उसका एसक्यूए रिलेटेड है। नहीं सर, हाँ, ठीक एसक्यू है ना, बात रिलेटेड नहीं है, करते हैं ना। टोटल एग्जाम रिलेटेड है सर। अरे बट आवेश, आपका नाम आवेश सही है ना? राइट राइट। आवेश जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी जो मुझे क्वेश्चन पूछा ना, वो वैभव जी से पूछिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट है ना, वो जो एसक्यूए और ये, मैं उसका प्रोफेसर नहीं हूँ और मैं राइट नहीं हूँ कोई कमेंट करने के लिए। That's it. नहीं, मैं सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं मेन हाँ, बोलिए। एग्जाम्स के रिलेटेड पूछ रहा हूँ। जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, वो हाँ। आई थिंक रेफरेंस बुक में से आ रहे हैं और बहुत इन डेप्थ जगह से आ रहे हैं। ओके, तो हाँ, इससे पहले भी जो जो लेक्चर्स हुए थे उससे रिलेटेड एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आया। तो मैं आपको ये कैसे कमेंट करूँ कि जो एक लेक्चर हुआ है उस, वैभव जी, हेलो। हाँ वैभव जी, उसका डाउट आपने सुना? हाँ, पर अभी उसको कैसा है मैं ना, ये जो पहला था, ये तो आवेश आपको एक Yes, sir. रिक्वेस्ट है। आवेश आपका Yes, sir. डाउट रुक जाइए, मैं आपको क्लैरिफाई, बाकी किसी का डाउट है? फारूकी, बाकी किसी का डाउट है? ये पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? कौन आविष बात कर रहे हो? आप कौन से ब्रांच से हो? नहीं, मैं दूसरा सर, आशिम। आशिम, आप थाने से हो क्या? हाँ। आशिम, मैंने जो सिखाया वही सिखाया आज, जो मैंने थाने ब्रांच में आप लोग को लिखा है वही सिखाया। स्टिल ये अरे टिक मार्क है, वही है ना सर? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने थाने के ब्रांच में कराया वही सेम चीज था आशिम। और एक चीज बोलता हूँ, मैंने तुम लोग को जो टेक मार्क कराया था ना, मार्किंग, हाँ, वही हाँ, सेम हाँ। चीज है। ये पीपीटी के लिए मैंने क्या किया बताता हूँ। सिलेबस कॉपी को इस पे रखा और एक एक टर्म का डेफिनेशन को लिखा, दैट्स इट। मतलब खाली जो जितना टिक मार्क हुआ है उतना ही कर लूँ, काम हो जाएगा हाँ ना? उतना ही कर, क्योंकि अभी एमसीक्यू है, दैट्स इट।
सर ठीक है, थैंक यू सर। Yeah, thank you. Anyone else? Regarding Aves, regarding your doubt, I suggest you one thing. As of now, refer the syllabus, go through the definitions. That's the important thing from you for cyber law. With respect to So I cyber should law, refer to this reference book. रेफरेंस बुक मैंने आपको जो साइबर लॉ का कंटेंट दिया है ना आवेश,